नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 हिंदी आरोह काव्यखंड चैप्टर 4 यानी कैमरे में बंद अपाइज के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। संपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर हम आज जानेंगे। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे तो चैनल में जाके के आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पहले के पाठ देख सकते हैं। उनके प्रश्नोत्तर से लेकर के उसके भावार्थ तथा एमसीक्यू भी हमने तैयार करके आप उन एमसीक्यू को भी देख सकते हैं, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बिना किसी टेंशन के इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। ये विशेष सीरीज हमारी चल रही है 12th की। इसमें हम संपूर्ण पाठ काव्यखंड और गद्यखंड के संपूर्ण पाठों का प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान तथा एमसीक्यू लेकर आएंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 12 हिंदी। पहला क्वेश्चन है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। कहने का मतलब कविता में कुछ पंक्तियां ऐसी रहती है जो कोष्टक में रखी रहती है, उसका तात्पर्य क्या होता है, उस कोष्टक के से आप क्या समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, कवि द्वारा प्रस्तुत कैमरे में बंद अपाइज, ये कॉमा लगा रखा है, यानी ये कोष्टक किसको समझेंगे, इसका तात्पर्य क्या होता है, क्या मतलब इसका होता है, इसको हम समझेंगे। एक दूरदर्शन कार्यक्रम पर आधारित कविता है जिसमें एक अपाइज से कैमरे के सामने साक्षात्कार किया जाता है। कार्यक्रम का संयोजक उस अपाइज से वार्ता करता है, परंतु इस बीच में कैमरामैन से वह दर्शक के प्रति अपने भावों को भी प्रकट किया जाता है, जो कि कोष्टक में प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार संयोजक रिपोर्टर जो होता है कि व्यक्तिगत गतिविधियों को कोष्टकों में रखा जाता है, पूर्ण रूप से उचित सिद्ध होता है। कहने का मतलब ये जो कोष्टक के अंदर रखा जाता है, ये एक विशेष हेडिंग हम उसको कह सकते हैं, विशेष फोकस किया जाता है। यानी जिस तरीके से उस अपाइज को कैमरे के सामने लाया जाता है और कार्यक्रम में उसको दिखाया जाता है, उसकी जो मजबूरी समझो या उसकी जो भाव होते हैं उसको उद्धृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कहने का मतलब मुखौटा का मतलब हो गया जो दिखावे का। जिस तरीके से दूरदर्शन वाले कर रहे थे उस अपाइज के सामने, उसको उसके साथ सिंपैथी कर रहे थे, उसके साथ क्या है कि हम तेरे को दिखा रहे हैं, जबकि उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको कैमरे पे लाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको तो इलाज की जरूरत थी, उसको तो मदद करने की जरूरत थी। लेकिन ये मुखौटा हो गया ये कि हम आपको दूरदर्शन पर दिखा रहे हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, कैमरे में बंद अपाइज कविता में एक असहाय अपाइज से साक्षात्कार किया गया है और उसके प्रति संवेदनशीलता करुणा को प्रस्तुत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है। परंतु दूरदर्शन कार्यक्रम द्वारा इसके प्रति संवेदनहीनता का चित्र प्रस्तुत हुआ है। अपने स्वार्थ व कारोबार की वृद्धि के लिए कमजोर अपाहिज की भावनाओं से खिलवाड़ कर उसकी वेदना, पीड़ा, दुख, दर्द को बेचना मात्र एक लक्ष्य, इसका लक्ष्य बनकर रह गया है। इस प्रकार यह कविता करुणा व संवेदनहीनता के मुखौटों में छिपी हुई क्रूरता का स्वार्थ को प्रकट करती है। कहने का मतलब वो दिखाने के लिए किया गया था, जबकि उसकी जो संवेदनशीलता थी, करुणा थी, उसको प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ संवेदनहीनता की गई, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके जो आंतरिक भाव थे उसको उद्धृत किया गया, यानी उसके पुराने दुख को उकेरा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। कवि ने इन पंक्तियों में उन सभी लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो किसी असहाय, दुर्बल, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा, वेदना, दुख, दर्द, यातना आदि को बेचना चाहते हैं और इनकी इस मजबूरी का लाभ उठाकर धनवान व शक्तिवान बनाना चाहते हैं। कवि इन ऊपरी दिखावट
करने वाले व्यक्तियों के अंदर छिपी क्रूर चेहरे को स्पष्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब उन्होंने उसको लालसा दी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए उन्होंने उसको लालसा दी कि हम आपको चैनल पे दिखाएंगे और लोग आपकी मदद करेंगे, आपका जो दुख है, आपको जो कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, वो आप दूर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाई और उससे वार्तालाप की, बातचीत की और वहां से चले गए। तो ये क्या हो गया, एक क्रूर चेहरा उनके सामने, अपाइज के सामने दूरदर्शन वालों का प्रकट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगते तो उससे प्रश्नकर्ता कौन सा उद्देश्य पूर्ण होता है? यानी शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति, यानी जो अपाइज है और दर्शक है, दोनों रोने लग जाए तो क्या होता है? एक क्या होता है कि उसको क्या है, आंतरिक मन से एक प्रेरणा जागृत होती है कि मेरे साथ कुछ कोई ना कोई लोग है। यानी उसका दुख सहने की क्षमता उसके अंदर तीव्र हो जाती है। लेकिन यहाँ विपरीत दिशा में चला, दर्शक भी उन पर हंसने लग गए, रोने नहीं बल्कि वो हंसने लग गए, क्योंकि उसको देख करके उस अपाइस का मन और भारी हो गया, उसको अपने जीवन पर जो है वो दुख व्यक्त होने लगा। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता उन्हें भावात्मक ब्लैकमेल करने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा और उसके चैनल को प्रसिद्धि प्राप्त होगी, जिससे वह धन, वैभव और स्वार्थ की पूर्ति कर सकेगा। कहने का मतलब चैनल वाले जो है वो बहुत अच्छा सा प्रोग्राम देखे जाए, भावुक प्रोग्राम देखे जाते हैं, जिससे दर्शक भी रोने लगते हैं और पात्र भी रोने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जो दर्शक रहते हैं वो बार बार उस चैनल को देखते हैं, जिससे उसकी टीआरपी बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं, पाठ से संबंधित पांचवा आखिरी प्रश्न होगा, पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? इस पंक्ति में कवि ने अपने वास्तविक सॉरी इस पंक्ति में कवि ने अपने व्यावसायिक स्वार्थ के भाव को स्पष्ट किया है। पर्दे या टीवी पर समय गुजारने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है तथा धन के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। यदि इस कार्यक्रम में रोचकता न बने तो वह उसके लिए बेकार है। इसलिए कवि ने पर्दे पर वक्त की कीमत के बारे में बात को कहा। कहने का मतलब अगर पर्दे वाले यानी टीवी वाले अगर टीआरपी नहीं बढ़ाएंगे, कुछ सनसनीखेज नहीं करेंगे तो उनका चैनल नहीं चल पाएगा, उनका कारोबार ठप हो जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसके चलते वो लोगों के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और तब जाकर के अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। तो ये जो थे 5 प्रश्न जो पाठ से आधारित थे। इससे आगे जो है कविता से आगे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को भी हमको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बनेगा, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? कहने का मतलब कविता से आगे का मतलब है कि हमने जो कविता पढ़ी है उसको पढ़ करके हमें क्या समझ हमारे अंदर विकसित हुई है, हमारे अंदर क्या भाव उदृत हुए है, उसको हमने अपने शब्दों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको कल्पना शक्ति वाले क्वेश्चन भी कह सकते हैं, यानी हमने सोचना है। तो जब मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का लोगों से परिचय कराना होगा तो मैं इस प्रकार परिचय कराऊंगा कि यह मेरा मित्र ज्ञान प्रकाश है। बचपन में ज्ञान प्रकाश एक ऐसा पात्र का नाम रखा हुआ हमने। बचपन में पोलियो हो जाने से इसका दाहिना हाथ एकदम शून्य हो गया है, कमजोर हो गया है। यह इससे कुछ भी काम नहीं कर पाता, परंतु अपना सारा काम लिखना, पढ़ना, कपड़े धोना, साइकिल चलाना आदि सब बाएं हाथ से ही करता है। इस तरीके से वह आत्मनिर्भर है और मौका आने पर दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे बढ़ता है। तो ये हो गया, एक क्या हो गया, सिंपैथी हो गई, उस मित्र के प्रति हमारी जो संवेदना है वो व्यक्त हो गई। कहने का मतलब अपनी स्वार्थ के लिए उस कमजोर व्यक्ति को यानी असहाय व्यक्ति की सहारा न लेना, बल्कि उसकी मदद करने के लिए उसका सहारा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, अपने मन से इसको करना है जैसे आपकी समझ विकसित हुई होगी। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम देख करके आपको कैसा लगा, अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, ये आपने पढ़ना है, आपके समझ में क्या आया है उसको देख करके आपने
इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजिए। तो पत्र आपने कैसे लिखना है? पत्र जैसे लिखा जाता है, सेवा में निर्देशक, निदेशक दूरदर्शन प्रसार समिति नई दिल्ली महोदय, मैं कल दूरदर्शन पर प्रसारित पीड़ा नामक सामाजिक कार्यक्रम देख रहा था। मुझे यह सब देखकर बड़ी निराशा हुई। कार्यक्रम संचालक ने इस कार्यक्रम द्वारा अपंगों अपाहिजों की करुणा को उभारने के लिए उनसे बड़े ही बेहुदे बेतुके प्रश्न किए। ऐसा लगा कि मानो वह अपाहिजों तथा लूले लंगड़ों का मजाक उड़ा रहा है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम दिखाने से हमारे मन में अपाहिजों के प्रति करुणा की भावना उत्पन्न नहीं होती है, अपितु दूरदर्शन कर्मी के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न होती है। कृपया अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति का सही ढंग अपनाएं। यदि किसी अपाहिज को पर्दे पर प्रस्तुत भी किया जाता है तो उसके दुख दर्द के साथ उसकी उपलब्धियों की चर्चा भी की जानी चाहिए। यदि अपाहिजों की सचमुच समस्या प्रस्तुत करना चाहते हैं तो किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता लिए। आशा है कि आप अपने कार्यक्रम को प्रस्तुतिकरण में आवश्यक सुधार करेंगे। बहुदिया, ठीक है, ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ किया गया था, ठीक है, उसने अपने मित्र की जो है कि मेरा मित्र सारा काम अपने आप करता है, साइकिल भी चलाता है, सब कुछ अपने आप करता है, तो ऐसी उसकी बड़ाई करना जिससे उसको हौसला उसका बुलंद हो सके, ना कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसके दुखों को उसके साथ बेहुदे प्रश्न करना। ठीक है, आखिरी प्रश्न इस पाठ का आज होगा नीचे दिए गए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार में के इस विधिया के एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। ठीक है, किताब पे दिया हुआ पीछे, ये पीछे दिया हुआ है, आप इसके अनुसार कर सकते हैं। उम्र 5 साल, संपूर्ण रूप से विकलांग, दौड़ गया 5 किलोमीटर। सुनने, ये सनसनीखेज हो गया, साक्षात्कार हो गया। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन कारनामा कर दिखाया पवन ने। बिहार की बुदिया के नाम के प्रसिद्ध एक पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथों का पुलवा नहीं है, जबकि पैर सिर्फ एड़ी ही है। पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक पर से सुबह 8:40 पर दौड़ शुरू किया। डांग बंगला रोड, तारामंडल और आरा ब्लॉक होते हुए पवन का सफर 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई इस दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़ रहे थे और उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। सड़क किनारे खड़े दर्शक भी यह देखकर हतप्रभ थे हस्तप्रभ थे किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश उत्साह में के साथ दौड़ा चला जा रहा है। जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवर सना एकेडमी वेवुर में कक्षा 1 का छात्र है। असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुदिया जैसे करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुदिया 65 किलोमीटर दौड़ चुका है, लेकिन बुदिया पूरी तरह से स्वस्थ है जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग है। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूरी पैदल तय करने का है। 9 अक्टूबर 2006 हिंदुस्तान से साभार। तो ये लिखा, तो ये लिखा हुआ था किताब पे। आपने कैसे लिखना उत्तर में इसको, काल्पनिक साक्षात्कार में बुदिया निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी ये बुदिया जो है काल्पनिक नाम है। ठीक है, आपका नाम आएगा, आप कहाँ से कहाँ के निवासी आएगा, सर्वप्रथम आपने दौड़ कहाँ शुरू की ये आएगा, आप क्या जन्म से विकलांग है, आप अपने आपने किस स्थान से दौड़ना आरंभ किया, आज आपने किस स्थान से दौड़ना आरंभ किया, आपकी यह दौड़ कितने घंटे बाद समाप्त हुई, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपको दौड़ने की प्रेरणा किससे मिली है, आपकी दौड़ कहाँ जाकर समाप्त हुई, आप बिहार के किस जनपद के रहने वाले हैं, आपके साथ लगभग 300 बच्चे क्यों भाग रहे थे, भविष्य में आपका लक्ष्य क्या है। तो इस तरीके से आपने हेडिंग इसमें लिखनी है। ठीक है, तो ये साक्षात्कार पूरा हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये 9 क्वेश्चन हमने चैप्टर 4 हिंदी आरोह भाग 2 के यानी काव्य खंड के प्रश्न उत्तर आपके सामने रखें।
कैमरे में बंद अपाहिज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे आगे भी हम दूसरे पार्ट के जो है क्वेश्चन तथा भावार्थ लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।